हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग मस्त, स्वस्थ, बेहतरीन होंगे और शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे मात्र और मात्र 10 से 12 मिनट में। अच्छा, कल की क्लास में स्टार्टिंग के 4-5 मिनट आवाज नहीं आई थी, तो वो वाले क्वेश्चंस भी हम अच्छे से रिवाइज करेंगे इस वाली क्लास में। बात समझ में आई? तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने ये रहा। क्या पूछा गया कि रिसेंटली What is India's rank in the World Press Freedom Index 2026? तो आपसे पूछा गया है कि भारत की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में क्या रैंक आई है। किस देश की जो प्रेस है उसके पास कितनी फ्रीडम है, कितनी आजादी है, उसके आधार पर ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, ठीक है, बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें 180 कंट्रीज को रैंक करते हैं, 180 देशों को रैंक किया जाता है। 2026 में भारत की रैंक आई है 157, जो कि 2025 में हुआ करती थी 151। ठीक है, अगर बात की जाए कि भाई इतनी सारी कंट्रीज को अगर रैंक किया जा रहा है तो टॉप किसने किया? टॉप किया है नॉर्वे ने, यानी कि फर्स्ट आया है नॉर्वे। और नॉर्वे लगातार 10वीं बार, नॉर्वे लगातार 10वीं बार फर्स्ट आया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। लास्ट भी फिर पता कर लो कि भाई अगर फर्स्ट नॉर्वे आया है तो लास्ट कौन आया है? लास्ट आया है इरिट्रिया। ये इरिट्रिया कहां है? ये अफ्रीका का एक देश है इरिट्रिया। ये 180वें नंबर पर आया है, यानी कि इस इंडेक्स में ये लास्ट आया है। ठीक है, आज आपके क्वेश्चन फॉर यू में सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है कि आपको मुझे बताना है कि कैपिटल क्या है इरिट्रिया की, और इसके अलावा आपको बताना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। पहले ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन फॉर यू मिल गए हैं आज के लिए, जिनका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद। अच्छा, इसके अलावा और क्या बातें आपको याद रखनी है इससे संबंधित? आपको कुछ हमारे पड़ोसी देशों की रैंक भी याद रखनी है। क्यों याद रखनी है आपको अभी समझ में आ जाएगा। इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 150, हाँ भारत की रैंक है 157 और पाकिस्तान की रैंक है 153। बांग्लादेश की रैंक है 152। नेपाल की रैंक है 87। नेपाल की कितनी रैंक है? 87। श्रीलंका की रैंक है 134। यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में पाकिस्तान, बांग्लादेश की रैंक भी भारत से अच्छी है, तो इसीलिए याद रख लेना इनकी रैंक भी। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिसेंटली द मिलिट्री एक्सरसाइज सिनबेक्स इज गोइंग टू बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये जो सिनबेक्स एक्सरसाइज है, आपसे पूछा गया कि ये भारत और किस देश के मध्य में होती है। पहली बात यहां पर ये याद रख लेना कि इस एक्सरसाइज का इस बार 2nd एडिशन है, यानी कि दूसरा संस्करण है। अब आप नाम से ही समझ सकते हो कि जो भी देश रहा होगा वो सी से होगा, है ना। IN से तो इंडिया बन गया, बी से बायलेटरल एक्सरसाइज बन गया, ठीक है, बी से बायलेटरल और एक्स से यहाँ पे एक्सरसाइज बन गया। बात की जाए सी से, यहां से कौन सा देश है ऑप्शन में? थाईलैंड तो नहीं बना, वियतनाम भी नहीं बना, इंडोनेशिया भी नहीं बना, तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे सिम्बेक्स, विम्बेक्स, सिलनेक्स, सिनबेक्स, ये सारी एक्सरसाइज में हम नाम से ही पता लगा सकते हैं कि भाई ऑप्शन को एटलीस्ट हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन रहा होगा। तो यहाँ ऑप्शन में सी से सिर्फ एक ही कंट्री है, कंबोडिया। तो ये जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है ये भारत और कंबोडिया के बीच में होती है। इस साल कंबोडिया इसको होस्ट कर रहा है, आर्मी की एक्सरसाइज होती है, दूसरा इसका इस बार संस्करण है। सारी बातें क्लियर? चलो फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली माउंट डुकोनो वोल्केनो हैज इरप्टेड, इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अभी हाल ही में जो माउंट डुकोनो है ये इरप्ट हो गया है, ये फट गया है, तो आपसे पूछा गया कि ये किस देश में स्थित है, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चाओं में बना हुआ है। तो देखो ये एक एक्टिव वोल्केनो है,
ये क्या है? एक एक्टिव सक्रिय वोल्केनो है। और कहां पर है ये? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में भी कहां है? इंडोनेशिया के हलमेरा आइलैंड पर है। पहली बार ये इरप्ट हुआ था 1933 में। और ये एक अब एक्टिव वोल्केनो है जो अभी हाल फिलहाल में भी इरप्ट हुआ है। ठीक है, सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा कि ये ज्वालामुखी कहां पर स्थित है। कहां पर है? इंडोनेशिया में। बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली पूछेगा तो पूछ लेगा इंडोनेशिया में भी कहां पर है, या फिर पूछ लेगा कि ये पहली बार कब फटा था। ठीक है, सारी बातें याद रखना। चलो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या है कि रिसेंटली हु बिकम द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई इन मई 2026। तो मई 2026 में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर यानी कि उच्च राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है? देखो, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे टी रवि। अब इनको रिप्लेस करके नए गवर्नर बनने जा रहे हैं रोहित जैन। यहां पर आप लोगों को क्या याद रखना है? आरबीआई का नाम आया तो आरबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। जैसे आरबीआई क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई इसकी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर्स कहां है? हेडक्वार्टर्स है इसके मुंबई महाराष्ट्र में। इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था? कब हुआ था बैंकों का नेशनलाइजेशन? 1949 में। ठीक है, बिल्कुल सही बात। इसके पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ। यहां पर एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये कौन थे भाई? सीडी देशमुख। दोनों बातें याद रखना। कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। करंटली अभी गवर्नर कौन है आरबीआई के? अभी फिलहाल 26th गवर्नर है आरबीआई के संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। इनका भी आप लोग नाम याद रखना। समझ गए? चलो बहुत अच्छी बात है। फिर आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। रिसेंटली रवि के हैज टेकन चार्ज एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो अभी हाल ही में रवि के ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये जो रवि के जी है ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एमडी बन गए हैं और नए चेयरमैन भी बने हैं। अब बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, तो ये कब स्थापना हुई थी इसकी? 1940 में स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स भी कहां है? मुंबई में है। ये HAL करता क्या है? HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसका काम है जैसे एयरक्राफ्ट बनाना, हेलीकॉप्टर बनाना, उनके लिए इंजन बनाना, बेसिकली जो एरो सिस्टम है उसको डेवलप करना इस अंडरटेकिंग पब्लिक अंडरटेकिंग का काम है, HAL का काम है। और उसके नए चेयरमैन जल्दी बोलो? रवि के। बिल्कुल सही। चलो फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। चलो बहुत अच्छे। फिर आप लोगों से पूछा गया कि रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। तो अभी हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? देखो, नीति आयोग में 7 परमानेंट मेंबर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, 7 परमानेंट मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, पूर्णकालिक सदस्यों को अपॉइंट किया जाता है, जिनमें से अभी 2 नए पूर्णकालिक सदस्यों को अपॉइंट किया गया। ये कौन कौन है? ये है जोरम अनिया और डॉक्टर आर बल्ला सुब्रमण्यम। यहां पर जो डॉक्टर जोरम है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये कहां से है? ये है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से। और अरुणाचल प्रदेश से नीति आयोग की मेंबर बनने वाली ये फर्स्ट है, ये पहली है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से भी नीति आयोग की मेंबर, नीति आयोग की पूर्णकालिक सदस्य बनने वाली ये पहली है। तो इनका नाम ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इनका नाम इंपॉर्टेंट हो गया। नीति आयोग न्यूज में है तो नीति आयोग के बारे में भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नीति आयोग क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कल परसों भी इसके बारे में हमने पढ़ा था। कब स्थापना हुई इसकी? 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, बात की जाए इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री
जो है वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, और अभी चेयरपर्सन कौन है? मोदी जी। वाइस चेयरपर्सन कल परसों ही हमने नीति आयोग के पढ़े थे, जो नए बनने वाले हैं, कौन है ये? अशोक कुमार लहरी। सीईओ कौन है नीति आयोग की? निधि छिब्बर। इनका भी नाम आप लोग याद रखना। बात समझ में आई? चलो बहुत अच्छे। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रोजेक्ट फ्रीडम seen in the news is a maritime security operation launched by which country to ensure safety passes of commercial ship through the Strait of Hormuz। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कमर्शियल जहाज है उनको आराम से आने जाने के लिए, उनको पास करवाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट फ्रीडम। तो आपसे पूछा गया कि ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है इसको किसने लॉन्च किया? तो ऑब्वियसली इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है भाई यूएसए ने। यूएसए ने अपनी यहाँ पर क्या भेज दी है? अपनी सेना भेज दी है, अपनी नेवी भेज दी है कि भाई यहाँ पे खाली करो, जो कमर्शियल शिप जो है फंसे हुए हैं उनको यहां से निकलवाओ। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है? आप लोगों को पता ही होगा, इधर ओमान है और इधर क्या है? ईरान। यहां बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो ईरान ने क्या किया हुआ है? जैसे जो इजराइल यूएसए की वॉर चल रही है ईरान के साथ, तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया और यहां से ही बहुत ज्यादा आवागमन होता है तेल का, है ना? तेल बाहर जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रास्ता है ये पूरी दुनिया के लिए। चलो, और इसके बंद होने से काफी सारी दिक्कतें आ रही है सभी देशों को। हु बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट? तो पाक जलडमरू को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? अब पहली बात यहां पर भी ये आती है कि ये पाक स्ट्रेट है कहां? तो इधर है हमारा प्यारा भारत, अरे अरे, इधर है हमारा प्यारा भारत, और नीचे क्या है? यहां पर है श्रीलंका। ठीक है, और बीच में ये जो है ये क्या है? ये है पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये क्या है? ये है भाई पाक स्ट्रेट। अरे, बात समझ में आई? अच्छा, इसको तैर कर पार कर दिया है। जो ये जो रास्ता था ये 29 किलोमीटर का रूट था, इसको 9 घंटे 50 मिनट 10 घंटे से भी कम में तैर कर पार कर दिया भारत के ईशांक सिंह ने। कहां से है ये? रांची से है, और मात्र 7 साल के हैं। तो पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाले ये सबसे यंगेस्ट यानी कि सबसे कम उम्र के, और सबसे फास्टेस्ट यानी कि सबसे तेज पाक स्ट्रेट को पार करने वाले तैरकर ये व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने ये क्या बना दिया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। बात समझ में आई? तो इनका नाम आप लोग याद रखना। कहां से है ये? रांची से है। 7 साल के हैं मात्र। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। मिशन दृष्टि लॉन्च्ड इन मई 2026 इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन और स्टार्टअप? तो ये जो मिशन दृष्टि है इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत भारत की पहली प्राइवेट और सबसे बड़ी लार्जेस्ट और प्राइवेट भारत की पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को इसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो किसने बनाया इसको? गैलेक्स आई ने इसको बनाया है। इसको फाल्कन 9 जो रॉकेट है उसके द्वारा इसको अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाएगा स्पेस में। ठीक है, कहां से? कैलिफोर्निया यूएसए से, फाल्कन 9 रॉकेट से। ठीक है, याद रखना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the chairman of प्रसार भारती in मई 2026? तो प्रसार भारती के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने हैं भाई प्रसून जोशी। आप लोगों को पता होगा प्रसार भारती जो है ये भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग है। पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग है जो दूरदर्शन है। दूरदर्शन देखा है आपने? देखा है? अरे आप तो दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, ये सब प्रसार भारती के तहत ही आते हैं, है ना? आप तो इंटरनेट के जमाने वाले लोग हो।
आपके टाइम पे तो वो आ गए थे क्या, टाटा स्काई। हाँ, टाटा स्काई वाले हो आप तो, दूरदर्शन कहाँ देखा होगा आपने। चलो, आज के हमारे 10 क्वेश्चंस यहीं तक थे। अब फटाफट से कुछ कल के क्वेश्चंस का भी हम रिवीजन कर लेते हैं। कल के क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले पूछा था कि ये जो व्हीटली अवार्ड है ये किसको दिया गया, तो ये व्हीटली अवार्ड दो भारतीय व्यक्तियों को दिया गया है। वो कौन कौन है, प्रवीण शेख, जिनको इंडियन स्कीमर किए कंजर्वेशन के लिए दिया गया था चंबल रीजन में, और बरखा सुब्बा, इनको हिमालयन रीजन में दार्जिलिंग हिमालयन स्लेंडर स्लेंडर के कंजर्वेशन के लिए दिया गया था दार्जिलिंग रीजन में। अच्छा, ये वीकली अवार्ड किनको दिया जाता है, जो लोकल लेवल पर संरक्षण करते हैं किसी भी स्पीसीज का, वाइल्ड लाइफ का या फिर एनवायरमेंट का। फिर आपसे पूछा गया कि डीजीपी नए बन गए हैं सीवी आनंद। आपसे पूछा किस राज्य के, तो ये बन गए हैं तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। देन आपसे पूछा गया कि ई श्रमिक साथी मोबाइल ऐप अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जी के द्वारा। इसे होगा क्या कि भाई जिनको जो लोग हैं जो रह रहे हैं उस राज्य में, उनको रोजगार का पता लग जाएगा कि भाई हमारे लिए ये रोजगार है, या फिर हमारे लिए सरकार ने ये सेवाएं चलाई हुई है, ये योजनाएं चलाई हुई है, उस एप्लीकेशन ई श्रमिक साथी एप्लीकेशन के द्वारा उनको ये पता चल जाएगी। फिर आपसे पूछा गया था कि स्काई होप एविएशन ने अभी लॉन्च किया है भारत का पहला सी प्लेन सर्विसेज। तो पूछा था कहां पर, लक्षद्वीप में, है ना। ये जो प्लेन है सी के ऊपर चलेगा, जिससे क्या होगा, यहां पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यहां पर पर्यटन भी बढ़ेगा। फिर आपसे पूछा था कि वर्ल्ड्स फर्स्ट जीरो एमिशन कोल बैटरी अभी हाल ही में किसने बनाई, तो ये बनाई है चाइना ने। चाइना ने क्या किया, कोल की ही बैटरी बनाई, लेकिन क्या होता है, कोल का जब कंबशन होता है, कोयले को जलाया जाता है तो उससे CO2 निकलती है। ये CO2 हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। तो क्या कहते हैं कि भाई कोयले का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को नुकसान कर रहा है। बिजली तो बना है लेकिन नुकसान भी कर रहा है। लेकिन चाइना ने एक ऐसी बैटरी बनाई जिसमें कोयले का क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन, जिससे जो ये CO2 निकलेगी ये एक वैल्यूएबल केमिकल में बदल जाएगी। बात समझ में आई। चलो, फिर अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि खुआ खुअल जो ऐप है अभी हाल ही में ये कहां पर लॉन्च किया गया, तो इसको मिजोरम में लॉन्च किया गया, है ना। ये क्या देगा, अगर कोई भी डिजास्टर आने वाला है तो उसकी जानकारी पहले ही दे देगा। और खुआ खुअम का मतलब होता है मिजो भाषा में प्राकृति। फिर आपसे पूछा गया था कि विच स्टेट हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट टू हैव अ पेपरलेस जुडिशरी, तो पेपरलेस जुडिशरी वाला पहला राज्य बना है सिक्किम। देन आपसे पूछा गया कि वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी कहां पर बनी है, मतलब जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको इकट्ठा करने के लिए एक भंडार बनाया गया है, कहां पर बना है, ये फिनलैंड में बना है। देन आपसे पूछा है कि ऑपरेशन नेत्रा 1 किसने लॉन्च किया, ये किया था हमारी इंडियन आर्मी ने लेह लद्दाख में। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन था कल का कि ये जो अभी हाल ही में हमारे नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम, कहां पर लॉन्च किया, गुजरात में लॉन्च किया था। तो ये हो गई हमारी आज की क्लास। इसके साथ साथ कल की क्लास का हमने रिवीजन भी कर लिया। मैंने आज कल की क्लास का रिवीजन थोड़ा और आपको डीप में इसलिए करवाया क्योंकि कल की क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइम के लिए 4-5 मिनट के लिए पहली म्यूट थी क्लास, है ना, आवाज नहीं आ रही थी। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, है ना, आने वाले कल की क्लास में। तब तक मैं बस आप लोगों से इतनी ही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लोगे, आज के नोट्स आज के आज ही बना लोगे। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो सब के सब आपकी कॉपी में छपे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।